रात के लगभग 10 बजे थे। राजेश कुमार ने ट्रक का इंजन चालू किया और हल्के से गियर बदलते हुए सड़क पर कदम बढ़ा दिए। राजेश 20 साल से ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। उसने अपने जीवन में न जाने कितने लंबे सफर तय किए थे, मगर इस बार का सफर उसे अजीब लग रहा था। उसके साथ बैठा सुरेश, जो पिछले 3 साल से उसका सह ड्राइवर था, हमेशा की तरह बातें करने में व्यस्त था। सुरेश की उम्र करीब 28 साल थी। वह मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन उसके मजाक अक्सर राजेश को परेशान कर देते थे। भाई, ये राजमार्ग थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुरेश ने हंसते हुए कहा। राजेश ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अजीब क्यों लगेगा? तुम हमेशा बेकार की बातें करते हो। नहीं, मेरा मतलब है, इस सड़क पर ना कोई ढाबा है, न गाड़ियां, और देखो ये पेड़ों की परछाई कैसी लग रही है, जैसे कोई खड़ा हो। राजेश ने ध्यान दिया कि सच में सड़क के किनारे घने पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। उनकी शाखाएं सड़क तक झुक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच रखा हो। लेकिन राजेश ने इसे नजरअंदाज किया और ट्रक चलाता रहा। रात गहरी हो रही थी। ठंडी हवा के साथ हल्की सी धुंध भी छा गई थी। राजमार्ग सुनसान था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे सिर्फ काली सड़क दिखाई दे रही थी। रात के लगभग 1:30 का समय था। राजेश और सुरेश दोनों चुप थे। सुरेश ऊँघने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ट्रक के अंदर एक झटका लगा। भाई, ये क्या था? सुरेश ने घबराते हुए पूछा। शायद गड्ढा था, राजेश ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद ट्रक के अंदर हल्की ठंड बढ़ने लगी। राजेश ने हीटर चालू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। क्या ये हीटर खराब हो गया है? सुरेश ने कंपकंपाते हुए कहा। राजेश ने जवाब दिया, नहीं, ये तो अभी ठीक था, शायद बाहर ठंड ज्यादा है। करीब 2 बजे अचानक ट्रक का इंजन धीमा हो गया। राजेश ने ट्रक को किनारे रोक दिया। उसने उतर कर इंजन चेक किया, लेकिन कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आई। भाई, ये क्या हो रहा है? ट्रक तो सही लग रहा है, सुरेश ने हैरानी जताई। तभी सड़क के किनारे एक युवक खड़ा दिखाई दिया। वह मदद मांगने के लिए हाथ हिला रहा था। वो देखो, कोई लड़का है, शायद उसे मदद चाहिए, सुरेश ने कहा। राजेश ने पहले उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने सड़क के बीच में आकर हाथ जोड़ ली। मजबूरन राजेश ने ट्रक रोका। युवक ने बताया कि उसका नाम रोहित है और वह रास्ता भटक गया है। उसकी आवाज धीमी और कुछ अजीब थी। उसके चेहरे पर घावों के निशान थे, जैसे किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। क्या मैं आपके साथ थोड़ा सफर कर सकता हूं? यहां से बहुत डर लग रहा है, रोहित ने विनम्रता से पूछा। सुरेश को रोहित की मौजूदगी से असहजता महसूस हो रही थी। उसने धीरे से राजेश के कान में कहा, भाई, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। राजेश ने उसे अनसुना कर दिया और रोहित को ट्रक में बैठा लिया। जैसे ही रोहित ट्रक में बैठा, माहौल बदलने लगा। अंदर का तापमान और गिर गया। रोहित चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बार बार सामने वाले शीशे की ओर जा रही थीं, जैसे वह किसी को देख रहा हो। कुछ समय बाद ट्रक के शीशे पर खून के धब्बे उभरने लगे। सुरेश ने यह देखा और घबरा गया। भाई, ये देखो, ये खून कैसे आया? सुरेश चिल्लाया। राजेश ने शीशे की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने इसे सुरेश का भ्रम मानते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा डरावनी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। तभी ट्रक के रेडियो ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। पहले कुछ अस्पष्ट गाने बजने लगे, फिर एक डरावनी हंसी सुनाई दी। राजेश और सुरेश दोनों ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। सुरेश ने धीरे धीरे महसूस किया कि रोहित की मौजूदगी में कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी आवाज धीमी रखते हुए राजेश से कहा, मुझे लगता है यह आदमी कुछ छुपा रहा है। देखो इसके कपड़े, और ये बात क्यों नहीं कर रहा? राजेश ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसके मन में भी डर का बीज पनप चुका था। ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। राजेश ने गुस्से में कहा, अब क्या हुआ? उसने उतरकर ट्रक चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी रोहित ने धीमी आवाज में कहा, आपको यहां नहीं रुकना चाहिए था। क्यों? राजेश ने पूछा। यह जगह सही नहीं है। यहां कुछ रहता है जो इंसानों को पसंद नहीं करता, रोहित ने चेतावनी दी। सुरेश ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने सिर्फ एक डरावनी मुस्कान दी। जैसे ही राजेश और सुरेश ट्रक में वापस बैठे, उन्होंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक और भारीपन बढ़ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह सफर अब सामान्य नहीं रहने वाला। ट्रक के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। राजेश ने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखों में झलकता डर उसे बेचैन कर रहा था। सुरेश बार बार इधर उधर झांक रहा था, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। और रोहित, वह अब भी खामोश बैठा था, लेकिन उसकी मौजूदगी एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। रात के 2 बज रहे थे। ट्रक धीरे धीरे एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ अंधेरा और हल्की धुंध थी। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान और गिर गया। सुरेश ने कांपते हुए कहा, भाई, ये ठंड इतनी क्यों बढ़ रही है? हीटर भी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली हवाएं अंदर घुस रही हैं। राजेश ने गाड़ी चलाते हुए हीटर की जांच की। वह ठीक था। पता नहीं, शायद बाहर का असर है, राजेश ने जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी अजीब लग रहा था। रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह ठंड उस चीज की निशानी है जो आपके आसपास है। सुरेश ने घबराकर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ समय बाद ट्रक का रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें पहले धीमे धीमे कोई पुराना गाना बजने लगा। सुरेश ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन रेडियो ने उसकी बात नहीं मानी। गाने की जगह एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राजेश ने झुंझलाते हुए कहा, यह रेडियो फिर चालू हो गया, इसे बंद करो। सुरेश ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो की आवाज और तेज हो गई। अब उसमें किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। भाई, ये सब क्या हो रहा है? सुरेश ने कांपते हुए पूछा। रोहित ने धीरे से कहा, ये आवाजें इस जगह की कहानी सुना रही हैं, इन्हें समझने की कोशिश करो। जैसे ही ट्रक ने जंगल के पास एक संकरी सड़क पर कदम रखा, सुरेश ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ परछाइयां खड़ी हैं। वे इंसानी आकृतियों की तरह थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और अस्पष्ट थे। भाई, वो देखो, वहां कोई खड़ा है, सुरेश ने कांपती आवाज में कहा। राजेश ने सड़क पर ध्यान दिया। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उन आकृतियों पर पड़ी, वे धीरे धीरे गायब होने लगीं। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने देखा, वहां लोग थे, तुमने देखा ना? राजेश ने गंभीर आवाज में कहा, चुप रहो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन राजेश खुद भी जानता था कि जो उन्होंने देखा वह किसी भ्रम का हिस्सा नहीं था। रात के 3 बजे का समय हो चुका था। ट्रक अब उस सड़क पर था जहां दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच में से एक संकरी सड़क गुजर रही थी। धुंध और घनी हो गई थी। राजेश ने ट्रक की गति धीमी कर दी। अचानक ट्रक के स्टीयरिंग ने जवाब देना बंद कर दिया। भाई, स्टीयरिंग नहीं घूम रहा, राजेश ने घबराकर कहा। सुरेश ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या मतलब? यह कैसे हो सकता है? स्टीयरिंग ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और ट्रक अपने आप तेज गति से चलने लगा। ब्रेक मारो, जल्दी, सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा। राजेश ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ब्रेक ने भी काम करना बंद कर दिया। ट्रक के अंदर अचानक से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों, लेकिन उनकी हंसी में दर्द और क्रूरता छिपी हुई थी। सुरेश ने डर से रोहित की ओर देखा। रोहित अब भी शांत बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तुमने कुछ किया है? यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सुरेश ने रोहित पर चिल्लाया। रोहित ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह उस जगह की ताकत है और तुम इसे रोक नहीं सकते। ट्रक अचानक रुक गया। राजेश और सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो पाया कि वे एक पुराने टूटे हुए पुल के पास खड़े थे। सुरेश ने डरते हुए पूछा, हम यहां कैसे आ गए? यह तो रास्ते में नहीं था। रोहित ने कहा, यह वही जगह है जहां सब खत्म होता है। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो, राजेश ने गुस्से से पूछा। रोहित ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग इस सड़क से गुजरते हैं वे यहां आकर अपनी हकीकत समझते हैं। पुल के पास अचानक से घना कोहरा छा गया। राजेश और सुरेश को अब स्पष्ट हो चुका था कि वे किसी अजीब और भूतिया घटना में फंस चुके हैं। अगले पल
ट्रक के अंदर फिर से भूतियां हंसी गूंजने लगीं। रोहित ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, असली खेल अब शुरू होगा। ट्रक के चारों ओर छाया घना कोहरा धीरे धीरे और घना होता जा रहा था। राजेश और सुरेश को अब मुश्किल से कुछ भी दिखाई दे रहा था। केवल ट्रक की हेडलाइट की हल्की सी चमक कोहरे को काटने की कोशिश कर रही थी। पुल के पास की हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। भाई, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए, सुरेश ने डरते हुए कहा। वापस कैसे जाई? ट्रक का स्टीयरिंग पहले ही हमारा साथ छोड़ चुका है। राजेश की आवाज में अब गुस्से के साथ डर भी साफ झलक रहा था। रोहित अब भी शांत बैठा था, जैसे वह जानता हो कि यहां क्या हो रहा है। उसकी आंखें कोहरे के पार कहीं दूर देखने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही ट्रक कुछ आगे बढ़ा, पुल के बीचों बीच एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वह आकृति इंसानी रूप में थी, लेकिन उसकी परछाई से ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पूरी तरह विकृत हो। भाई, वो क्या है? इंसान है या कोई और चीज? सुरेश ने हकलाते हुए कहा। राजेश ने हेडलाइट्स की रोशनी उस पर फोकस की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। यह सब क्या हो रहा है? यह जगह हमें पागल बना देगी, सुरेश चिल्लाया। रोहित ने हल्की आवाज में कहा, यह वही जगह है जहां वे लोग अब भी फंसे हुए हैं। कौन फंसे हुए हैं? राजेश ने झल्लाते हुए पूछा। वे लोग जिन्होंने इस सड़क पर गुनाह किया था, जिनकी आत्माएं इस जगह को शापित बना चुकी हैं। सुरेश और राजेश दोनों की आंखों में डर और भ्रम साफ दिख रहा था। तुम ये सब कैसे जानते हो? और तुम कौन हो? सुरेश ने गुस्से में पूछा। रोहित ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह ट्रक से उतरकर पुल के पास चला गया। जैसे ही रोहित पुल पर पहुंचा, ट्रक के अंदर अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें दर्द और पीड़ा से भरी हुई थीं। राजेश ने ट्रक से बाहर झांक कर देखा। उसे पुल की रेलिंग पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जो धीरे धीरे नीचे बह रहे थे। भाई, ये खून कहां से आ रहा है? ये सब असली है या हमारा भ्रम? सुरेश की आवाज कांप रही थी। राजेश ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह ट्रक से उतरकर रोहित के पास पहुंचा। तुम हमें यहां क्यों लेकर आए हो? ये सब क्या है? राजेश ने कड़क आवाज में पूछा। रोहित ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह वह जगह है जहां मेरी मौत हुई थी, और यह वह जगह है जहां से तुम्हारा अंत शुरू होगा। उधर ट्रक में बैठा सुरेश अचानक अजीब अनुभव करने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रक के अंदर के शीशे पर खून के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम बच नहीं सकते। सुरेश की चीख ने राजेश का ध्यान खींचा। वह तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ा। क्या हुआ? राजेश ने अंदर आकर पूछा। सुरेश ने कांपते हुए शीशे की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। भाई, मैंने खुद देखा, वहां लिखा था, तुम बच नहीं सकते। राजेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट रहा था। रोहित वापस ट्रक में आकर बैठ गया। उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, और उसकी मुस्कान ने राजेश और सुरेश को पूरी तरह डर में डाल दिया। तुम आखिर हो कौन? राजेश ने गुस्से और डर के मिश्रण में पूछा। रोहित ने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों का इंतजार करता है। जो इस जगह से गुजरता है, वह अपने अतीत के पापों का हिसाब चुकाता है। पाप? हमसे क्या पाप हुआ है? सुरेश ने घबराते हुए पूछा। रोहित ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, यह सड़क, यह पुल, सब शापित हैं, और अब तुम दोनों इसका हिस्सा बनने वाले हो। रोहित के कहने के बाद ट्रक अचानक से अपने आप चालू हो गया। स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अब अपने आप चलने लगा। यह क्या हो रहा है? ट्रक खुद कैसे चल रहा है? राजेश ने चिल्लाते हुए कहा। ट्रक तेजी से उसी पुल की ओर बढ़ने लगा जहां से एक गहरी खाई नीचे दिख रही थी। भाई, यह हमें खाई में ले जाएगा, कुछ करो, सुरेश ने डरते हुए कहा। ट्रक अब पूरी गति से पुल के किनारे की ओर बढ़ रहा था। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ट्रक अब पूरी गति से खाई की तरफ बढ़ रहा था। राजेश ने स्टीयरिंग को
अपनी पूरी ताकत से घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग पूरी तरह बेकाबू था। सुरेश सीट पर कांपता हुआ बैठा था और बार बार भगवान का नाम ले रहा था। भाई, कुछ तो कर, ये खाई में हमें मार डालेगा। सुरेश ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये ट्रक अब मेरे हाथ में नहीं है। राजेश की आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। जैसे ही ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पहुंचा, वह अचानक से खुद ब खुद रुक गया। ट्रक के रुकने की आवाज इतनी तीखी थी कि दोनों के कान सुन्न हो गए। ट्रक रुक गया था, लेकिन डर अब भी उनकी आंखों और सांसों में जिंदा था। रोहित ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान चमक रहे थे। उसकी मुस्कान अब एक खतरनाक अट्टहास में बदल चुकी थी। तुमने सोचा था कि ये बस एक सामान्य सफर है, लेकिन ये सफर तुम्हारे गुनाहों की मंजिल है। रोहित की आवाज गूंजती हुई लग रही थी, जैसे वह एक इंसान नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का दूत हो। खाई के नीचे झांकने पर राजेश और सुरेश की आंखों के सामने एक भयावह दृश्य आया। खाई के भीतर सैकड़ों लाशें बिखरी हुई थीं। कुछ लाशें सड़ चुकी थीं, तो कुछ ताजा दिख रही थीं, जैसे अभी अभी वहां गिरी हों। सुरेश ने कांपते हुए कहा, ये सब क्या है? यहां इतनी लाशें क्यों हैं? रोहित ने ठंडी आवाज में कहा, यह खाई उन लोगों की है जो अपने पापों का हिसाब नहीं दे सके, और अब यह तुम्हारे जैसे लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने क्या पाप किया है? राजेश ने गुस्से और डर के साथ पूछा। रोहित ने जवाब दिया, तुम्हें याद नहीं? कुछ साल पहले इसी सड़क पर तुमने एक मासूम को मारा था, और उस वक्त तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी यादें धीरे धीरे सामने आने लगीं। 3 साल पहले राजेश और सुरेश ने इसी सड़क पर एक युवा लड़के को अपने ट्रक से टक्कर मारी थी। उस समय उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय सड़क पर छोड़ दिया था। उन्हें डर था कि पुलिस के झंझट में उनका काम और आजादी दोनों खत्म हो जाएंगे। वो सिर्फ एक हादसा था। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, राजेश ने कांपते हुए कहा। लेकिन उस हादसे ने मेरी जान ले ली, रोहित ने जवाब दिया। सुरेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने वह लड़का बार बार दिखाई देने लगा जिसे उन्होंने मारा था। वह सीट पर बैठकर बड़बड़ाने लगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूं, यह सब झूठ है। लेकिन ट्रक के अंदर अब और भी भयावह चीजें होने लगीं। ट्रक की दीवारों पर खून बहने लगा, शीशे पर बच्चों के हाथों के निशान उभर आए और ट्रक के भीतर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। रोहित ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा, अब समय आ गया है। तुम्हें इस खाई में कूदकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। ये खाई तुम्हारे जैसे पापियों की मंजिल है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, राजेश चिल्लाया। लेकिन तभी ट्रक खुद खुद फिर से चलने लगा। इस बार ट्रक सीधे खाई की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही ट्रक खाई के पास पहुंचा, रोहित गायब हो गया। उसकी जगह ट्रक में कई डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां ट्रक के अंदर इकट्ठा होकर राजेश और सुरेश को चारों तरफ से घेरने लगीं। तुम भाग नहीं सकते, हर पाप का हिसाब देना होता है। गूंजती हुई आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। ट्रक अब खाई में गिरने के बिल्कुल कगार पर था। राजेश और सुरेश ने बचने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अलौकिक शक्ति उन्हें रोक देती। खाई के ऊपर अब घना अंधकार छा चुका था और ट्रक के अंदर की भूतिया गतिविधियां अपने चरम पर थीं। ट्रक खाई के कगार पर अटका हुआ था। सुरेश अपनी सीट पर जकड़ा हुआ था और उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। राजेश ने अपनी सीट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अदृश्य शक्ति के कारण पीछे धकेल दिया गया। यहां से भागने की कोशिश मत करो, एक गूंजती हुई आवाज ने हवा को चीरते हुए कहा। यह आवाज अब रोहित की नहीं थी, यह खाई की आत्माओं की सामूहिक आवाज थी। राजेश को अचानक अपने अतीत की एक और याद सामने दिखाई देने लगी। वह दृश्य था जब उसने नशे में गाड़ी चलाई थी और गलती से एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी थी। उसने कभी इस बात की रिपोर्ट नहीं की थी और अब वह दृश्य
उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। तुमने अपने कर्मों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पाप हमेशा अपने गवाह लाता है, आवाज ने कहा। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। माफी माफी का हक उन्हीं को है जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं, आत्माओं ने उत्तर दिया। अचानक ट्रक नीचे खाई में गिरने लगा। राजेश और सुरेश ने चीखते हुए अपनी सीटों को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही ट्रक खाई में गिरा, वे मौत के बजाय एक अजीब और डरावने क्षेत्र में पहुंच गए। ये क्षेत्र काला और धुंध से भरा हुआ था। यहां हर तरफ चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। कई सड़े गले चेहरे उनकी तरफ देख रहे थे। कुछ आत्माएं उनके पास आकर फुसफुसा रही थीं, तुम यहां हमेशा के लिए फंस चुके हो। रोहित अब फिर से उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह एक सामान्य इंसान की तरह दिख रहा था। ये वह स्थान है जहां न्याय होता है। जो पाप करते हैं उन्हें यहां अपने पापों का सामना करना पड़ता है। अब तुम्हारे पापों का न्याय होगा, रोहित ने कहा। राजेश और सुरेश को अलग अलग आत्माओं ने घेर लिया। आत्माओं ने उनकी जिंदगी के हर पाप का एक एक कर विवरण देना शुरू किया। तुमने नशे में गाड़ी चलाई और एक बेकसूर की जान ली। तुमने झूठ बोला और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह त्यागना होगा। या तुम अपनी सजा भुगत सकते हो और हमेशा के लिए यहां फंस सकते हो। सुरेश ने रोते हुए कहा, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने सारे पाप स्वीकार करता हूं। राजेश कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसने अपने जीवन में किए गए हर कर्म को याद किया और आत्माओं की तरफ देखा। अगर यही मेरी सजा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, उसने साहसिक स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया, एक चमकदार प्रकाश खाई के अंदर फैला। आत्माएं गायब होने लगीं। ट्रक और राजेश सुरेश फिर से उसी सड़क पर लौट आए, लेकिन इस बार माहौल शांत और साफ था। राजेश और सुरेश के लिए यह यात्रा सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, यह उनके जीवन को बदलने वाला सबक था। उन्होंने अपनी जिंदगी में सुधार करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। सड़क अब किसी अन्य दुनिया का हिस्सा लग रही थी। ट्रक अपने आप चल रहा था और वातावरण की घुटन भयानक रूप ले चुकी थी। हवा में जलती हुई गंध थी और राजेश और सुरेश को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हर सांस किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। सुरेश ने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है भाई? मैं सांस नहीं ले पा रहा। राजेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। जैसे ही वे ट्रक सुनसान गांव के बीच पहुंचे, वहां की सड़कों पर बहता हुआ खून दिखाई देने लगा। खून में झलकती परछाइयों ने राजेश का ध्यान खींचा। वे परछाइयां धीरे धीरे उनके ट्रक के पास आ रही थीं। रोहित फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका शरीर इंसानी रूप से बाहर जा चुका था। उसकी आंखों में लाल पीली आग जल रही थी। उसकी मांसपेशियां सड़ चुकी थीं और उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बू आ रही थी। उसकी हर सांस एक भारी गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दे रही थी। तुमने मुझे मारकर खुद को बचा लिया है ना? लेकिन अब मैं तुम्हें हर पल मरने का एहसास कराऊंगा। उसने अपने पंजों जैसे लंबे हाथों से ट्रक की छत पर वार किया, जिससे छत पर दरारें पड़ने लगीं। ट्रक के अंदर अब जगह जगह से खून टपकने लगा। सीटें गीली हो गईं और खून राजेश और सुरेश के पैरों तक आ गया। खून में उभरते चेहरे चीख रहे थे, तुम हमारी तरह पापी हो। तुम्हें अब यहां से कोई नहीं बचा सकता। सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन एक आत्मा ने उसके कान में चीखते हुए कहा, कहां भाग रहे हो? क्या आंखें बंद करने से पाप मिट जाते हैं? सुरेश अब डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गांव की आत्माएं अब ट्रक के चारों ओर घूमने लगीं। वे अजीबोगरीब फुसफुसाहटों और चीखों से वातावरण को भरने लगीं। ट्रक की खिड़कियों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है, अपने पापों को कबूल करना और अपना अंत स्वीकार करना, राजेश ने आत्माओं से चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए? हमें यहां क्यों लाए हो? एक बड़ी काली परछाई ने सामने आकार लेते हुए कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित। तुम्हें हर उस दर्द को महसूस करना होगा
जो तुमने दूसरों को दिया है, और यह प्रायश्चित दर्द से भरा होगा। सुरेश ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह अब खुद से बातें करने लगा। तुमने उसे क्यों मारा? वह तो बस एक बच्चा था। वह अपनी गलती का हर दृश्य देख रहा था। रोहित की आत्मा ने उसे सजा देने के लिए उसके चारों ओर जलते हुए चेहरों का घेरा बना दिया। वे चेहरे बच्चे के थे, जिनके हाथ सुरेश की गर्दन तक बढ़ रहे थे। रोहित ने राजेश की तरफ इशारा किया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वही दर्द मिलेगा जो मैंने महसूस किया था। राजेश को अचानक महसूस हुआ कि ट्रक की सीट उसके शरीर में समा रही है। वह चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीट ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने रोहित की मौत का दृश्य बार बार चलने लगा। रोहित चिल्लाया, जब मैं दर्द में तड़प रहा था, तुमने सिर्फ मेरी तरफ देखा और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब देखो, तुम्हारे हाथ कैसे खून से लथपथ हो रहे हैं। राजेश ने नीचे देखा और उसके हाथ सचमुच खून में रंगे हुए थे। गांव की आत्माएं उन्हें खाई की ओर खींचने लगीं। ट्रक अब पूरी तरह से जलने लगा था। राजेश और सुरेश चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें खो चुकी थीं। तुम्हें इस खाई में उतरना होगा। यह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। सुरेश ने जोर से रोते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन रोहित ने उसे गर्दन से पकड़कर खाई के किनारे लटका दिया। तुमने मेरा अंत देखा, अब मैं तुम्हारा देखूंगा। खाई में से हजारों आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। क्या राजेश और सुरेश खाई में गिरेंगे? क्या उनके पापों का कोई दूसरा हिसाब है? रोहित की खाई की ओर ले जाती हुई चिल्लाहटें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि राजेश और सुरेश को अपनी खुद की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रक के चारों ओर सिर्फ जलती हुई आंखें और आग की लपटें थीं। हर दिशा से आत्माएं चिल्ला रही थीं, अब कोई बच नहीं सकता। सुरेश का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ डर और पछतावा था। उसने रोहित की ओर देखा और कांपते हुए कहा, तुम जो भी चाहते हो मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। रोहित ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, अब तुम मुझे यह नहीं कह सकते। यह तुम्हारे अंत की शुरुआत है। ट्रक अचानक रुक गया। राजेश ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। खून ने उसकी पैंट को भिगो दिया था। उसने नीचे देखा तो सड़क अब खून के तालाब में बदल चुकी थी। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। राजेश ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या है? हम यहां क्यों हैं? रोहित अब पूरी तरह से एक राक्षस में बदल चुका था। उसके कंधों से आग की लपटें उठ रही थीं। उसकी आवाज अब सामान्य इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी भूतिया जानवर की तरह लग रही थी। यह वह जगह है जहां तुमने मेरी हत्या की थी। यहां हर आत्मा अपनी कहानी कहने आई है, और अब यह जगह तुम्हारा अंत तय करेगी। ट्रक के अंदर अचानक जोरदार कंपन शुरू हो गया। आत्माएं अब ट्रक की खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। उनकी आंखें खून से भरी थीं और उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। सुरेश ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन एक आत्मा ने उसका गला पकड़कर कहा, तुमने हमें अंधेरे में धकेला और अब तुम्हारा अंत भी अंधेरे में होगा। राजेश ने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसने महसूस किया कि वह खून के बीच धंसता जा रहा है। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी चीखें अब बेमतलब लग रही थीं। सुरेश को अचानक एक चमकदार प्रकाश ने घेर लिया। वह अब एक और भयानक दृश्य में था। चारों ओर मरे हुए बच्चों की आत्माएं वो थीं। उनके चेहरे जले हुए थे और उनकी आवाजें सुरेश के कानों में गूंज रही थीं। तुमने हमें क्यों मारा? एक बच्चा आगे बढ़कर चिल्लाया। सुरेश ने कांपते हुए कहा, मैं मैं मजबूर था। मैं कुछ नहीं कर पाया। एक और आत्मा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी मजबूरी हमारी मौत बन गई। अब तुम भी इस दर्द को सहोगे। सुरेश की आंखों के सामने अब उसकी खुद की मौत के दृश्य आने लगे। उसे लगा कि उसका शरीर जल रहा है। उसकी चीखें वातावरण में गूंजने लगीं, लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। राजेश ने खून से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसने रोहित को गुस्से में कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर था। यह सब मैं नहीं करना चाहता था। रोहित ने उसके पास जाकर कहा, तुमने मुझे मरते हुए देखा और कुछ नहीं किया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी।
अब तुम उस दर्द को महसूस करोगे। रोहित ने अपनी राक्षसी ताकत से राजेश को खाई की ओर खींचना शुरू कर दिया। राजेश की चीखें और तेज हो गईं। मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। खाई अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी गहराई से आग और आत्माओं की चीखें उठ रही थीं। रोहित ने राजेश को खाई के किनारे पर ले जाकर कहा, तुम्हारा अंत यहां है। अब तुम भी उन आत्माओं का हिस्सा बनोगे जिन्हें तुमने पीड़ा दी थी। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। एक एक करके वे उसे खाई में खींचने लगीं। सुरेश यह सब देख रहा था और बेहोश हो गया। जब सुरेश खाई में समा गया तो चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ आग की जलती हुई लपटें और आत्माओं की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। राजेश को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन खाई की गहराई से अचानक एक भयानक गर्जना हुई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी जमीन हिलने लगी। तुम्हें लगा कि यह अंत है? रोहित ने हंसते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। खाई अब पूरी तरह जाग चुकी है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए भूखी है जिसने इस सड़क पर गुनाह किया है। राजेश को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने खाई के अंदर जलते हुए दृश्य दिखाई देने लगे। उसमें लोग रो रहे थे, चीख रहे थे और जल रहे थे। खाई के भीतर एक विशालकाय छाया थी। ये खाई की आत्मा थी। खाई की आत्मा ने राजेश की ओर देखा। उसकी आंखें अंधकार और खून से भरी थीं। वह बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने राजेश के हर विचार को पढ़ लिया। तुमने इस सड़क पर जितने गुनाह किए हैं उनका हिसाब देना होगा, लेकिन सजा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह सजा हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जो तुम्हारे जैसे गुनाहगार हैं। तुम अब खाई के लिए एक माध्यम बनोगे। खाई के अंदर सुरेश की आत्मा अचानक वापस जाग गई, लेकिन वह अब सुरेश नहीं था। उसका शरीर अब राख और आग में बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं। उसने राजेश की ओर देखा और एक जोरदार चिल्लाहट के साथ कहा, तुमने मुझे यहां धकेला, अब मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। सुरेश ने खाई से बाहर निकलकर राजेश पर हमला किया। उसने राजेश को खाई के किनारे तक धकेल दिया। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अब मैं खुद लूंगा, सुरेश ने कहा। लेकिन तभी रोहित ने हस्तक्षेप किया। वह अब पूरी तरह से एक भूतिया शैतान में बदल चुका था। उसकी लंबी जलती हुई भुजाएं और डरावनी आंखें सुरेश और राजेश दोनों पर गड़ गईं। तुम दोनों मूर्ख हो। ये खेल मेरा है। मैं इस खाई का शासक हूं। तुम सिर्फ मोहरे हो। अब तुम्हारे भाग्य का फैसला मैं करूंगा। रोहित ने खाई से निकलने वाली आत्माओं को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। वे सभी आत्माएं अब रोहित के नियंत्रण में थीं। रोहित ने अपनी भुजाएं फैलाते हुए कहा, ये खाई अब सिर्फ एक स्थान नहीं है। ये एक शाप है जो हर उस इंसान को खींच लेगा जिसने इस सड़क पर धोखा या गुनाह किया है। और तुम दोनों इस शाप के पहले संरक्षक बनोगे। राजेश और सुरेश को खाई के किनारे पर जकड़ दिया गया। उनके शरीर अब इंसान जैसे नहीं थे। वे आग, राख और अंधकार में बदल चुके थे। उनकी चीखें अब हमेशा के लिए खाई में गूंजेंगी। कहानी का अंत इस भयावह सच्चाई से होता है कि खाई अब सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित शाप बन गई है। यह सड़क पर यात्रा करने वाले हर उस व्यक्ति को खींच लेगी जिसने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया हो या गुनाह किया हो। हर रात खाई जागती है। ट्रक चालक इसे खून की घाटी कहते हैं, लेकिन इस घाटी का असली रहस्य किसी को नहीं पता। जो भी इस सड़क पर आता है वह इसे एक साधारण दुर्घटना समझता है, लेकिन जब वह गायब हो जाता है तब खाई में उसकी चीखें हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। कहानी का अंत रोहित, राजेश और सुरेश की खाई में जलती हुई आत्माओं के साथ होता है। खाई अब एक न खत्म होने वाली भूख के साथ जीवित है। जो भी इस सड़क पर आता है वह खाई का शिकार बनता है। आखिरी दृश्य में एक और ट्रक चालक इस सड़क पर आता है। वह सड़क पर पड़े एक युवक रोहित को देखता है और ट्रक रोकता है। भाई, यहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। युवक रोहित मुस्कुराता है और ट्रक में चढ़ जाता है। खाई का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। ये अंत खाई को एक शाप और जीवित अस्तित्व के रूप में स्थापित करता है। राजेश और सुरेश को न केवल सजा मिलती है, बल्कि वे खाई के संरक्षक बन जाते हैं।
रोहित एक शैतान के रूप में उभरता है और उसकी भूमिका अनंत काल तक चलती है। यह अंत रहस्य और डरावनी कहानी को जीवंत रखता है, क्योंकि खाई का शाप अनंत है।